हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। क्लास नंबर 29 है। हम पढ़ के आ रहे हैं टॉपिक वाइज थियरी। एमसीक्यू हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। इस टॉपिक में एमसीक्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हम पीछे से ठीक है अपना भी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है एमसीक्यू का। तो हम टॉपिक वाइज केवल एमसीक्यू ही लेकर आ रहे हैं पीछे से। तो इसलिए हम यहाँ पे एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू लगाते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है। फिर चीज़ें नहीं समझ में आ पाता है आपको अच्छे तरीके से, और हम ना ही आपको समझा पाते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा फीटस एंड प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में भ्रूण और नाल बोलते हैं, ठीक है। जितने भी सारे टॉपिक हैं इसके इस चैप्टर के हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से। देखिए आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है 29 क्लास थियरी की। उसमें हम एमसीक्यू भी करवाए हैं, थियरी भी करवाएंगे। केवल यही टॉपिक बच रहा है जिसमें हम एमसीक्यू नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, और आपके भर्ती परीक्षा में 2 से 3 नंबर बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं सर? 2 से 3 नंबर बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं 2000 वाली क्लास फ्री में, ठीक है। पीडीएफ, बहुत लोगों का सवाल आता है कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। तो पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर ही सबसे हमारा कमेंट दिखाई देगा पिन किया हुआ। उस कमेंट में एक लिंक रहेगा, ठीक है। एक लिंक रहता है जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, एनम का, ठीक है। एनम का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। आप उस ग्रुप पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, ग्रुप ज्वाइन हो जाना है, रिक्वेस्ट भेज देना। जैसे ही समय मिलेगा हम आपको ज्वाइन कर देंगे। आपको नंबर वहाँ से निकालना है हमारा, ठीक है। क्या करना है सर? नंबर निकालना है और मुझे मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और 200 रुपये फी देकर जितनी भी क्लासें हुई हैं, ठीक है, 29 क्लासें या फिर आगामी दिनों में जितने भी क्लासें होंगे सर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा सर, एक और फायदा क्या रहेगा सर? फायदा एक और रहेगा, आप 200 रुपये का फी दे रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें और भी चीज़ें मिलनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। टेस्ट भी मिलता है आपको, जब भी समय मिलता है हमें, हम आपकी टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। टेस्ट में सर वहाँ से आइडिया लगता है कि स्कोर कितना, और वो देखिए एग्ज़ाम वाला फीलिंग आता है। क्या सर? एग्ज़ाम वाला फीलिंग आता है। मेरा ये सिद्धांत नहीं है कि आपको मोबाइल पे ही सब कुछ करवाऊँ, नहीं। मेरा सिद्धांत रहता है कि आपको एग्ज़ाम वाला फीलिंग दूँ। कैसे सर वो एग्ज़ाम वाला फीलिंग आता है? सर हम पीडीएफ भेजते हैं, पूरा 100 नंबर का प्रश्न रहता है, ठीक है। समय निर्धारित कर देते हैं, जैसे हमने 7 बजे आपको पीडीएफ दिया तो हमको 8:30 बजे चाहिए, ठीक है। 8:30 बजे चाहिए आपके सारे के सारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। जब आप एक प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको एक क्या मिलती है, बुकलेट मिलता है ना आपको, क्या आंसर शीट मिलता है, ठीक है। आंसर शीट मिलता है, जैसे कि फर्स्ट का, उसके बाद ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, ए बी सी डी, तो आपको गोला करना होता है ना। उसी प्रकार आप अपने रफ पेज पे, ठीक है, रफ पेज पे एक प्रश्न का, जैसे ए का ए सही है तो आपको लिखना है ए का ए, 2 का बी, ऐसे ऐसे करके पूरा 100 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। जितना टाइम आप लिखोगे उतना टाइम आपको गोला करने में भी लगता है। तो एग्ज़ाम वाला फीलिंग ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे साथ रहेंगे तब, तो आपको ये भी फायदा रहेगा। जब भी टेस्ट होगा, महीने में 3 टेस्ट 4 टेस्ट जब भी होगा, जितना भी होगा आपको देना ही होगा, ठीक है। तो वो 200 रुपये में वो भी काउंट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से लिंक उठाइएगा ग्रुप का, ठीक है, ज्वाइन होना, या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना आप, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। फीटस एंड प्लेट, ठीक है। फीटस एंड प्लेसेंटा हम देखने वाले हैं, गर्भ का विकास, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ओवम, ठीक है। ओवम के बारे में जान लीजिए। डिम्ब ओवम, ठीक है। ये 0 से लेकर तीसरे सप्ताह तक ओवम बना रहता है, डिम्ब इसको बोलते हैं, ठीक है। और भ्रूण किसको बोलते हैं सर? एम्ब्रियो, ठीक है। चौथे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक भ्रूण, फिर उसके बाद 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक गर्भस्थ शिशु, जिसको फीटस बोलते हैं। अब देखिए गर्भ का विकास भ्रूणी अवस्था से लेकर जन्म तक पूर्ण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, युग्मनस क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। युग्मनस क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, सभी को पता होगा, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। देखिए स्त्री के जननांग में, ठीक है, डिम्बवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, के भीतर एक अंडाणु ओवम और एक शुक्राणु स्पर्म के मिलने से बनने वाली संरचना को ही जाइगोट कहते हैं, युग्मनस कहते हैं। याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा सर। एक ओवम, ठीक है, और एक स्पर्म। स्पर्म तो बहुत सारे रहते हैं ना, ठीक है। एक स्पर्म
को मिलने का ये स्पर्म जाके निषेचन करता है, तो वही इसी को ही क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। चलिए सर, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखना है कि युग्मनज के भीतर 14 दिन में, ठीक है, युग्मनज के भीतर 14 दिन में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, ठीक है, युग्मनज के भीतर जो 14 दिन में होने वाले क्रमिक परिवर्तन होते हैं उसी के बारे में अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या होता है सर, इंग्लिश में भी लिखा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। क्या क्या होता है सर, सबसे पहले होता है प्रारंभिक दरार। इसमें क्या रहता है सर, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में आप देख लेना। युग्मनज का प्रथम विभाजन जिसमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं उसको प्रारंभिक दरार बोलते हैं। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्या होता है सर, नेक्स्ट क्या होता है, विरंभिक दरार, ठीक है। विरंभिक दरार इसमें क्या रहता है सर, इसमें कोशिकाओं का निरंतर विभाजन जिसमें छोटे छोटे कोशिकीय समूह बनते हैं। क्या बनते हैं, छोटे छोटे कोशिकीय समूह बनते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए ये आपके डायरेक्ट प्रश्न में बन सकता है, ठीक है, जो चीजें बताई जा रही हैं। तीसरा क्या होगा सर, मोरूला, ठीक है। मोरूला क्या होता है सर, मोरूला मोरूला क्या होता है, जो कोशिकाओं का ठोस समूह जिसमें मोरूला कहते हैं, कोशिकाओं का ठोस समूह जिसे मोरूला कहते हैं। अच्छा सर, अब ये बता दीजिए बीजी पुटी निर्माण या फिर ब्लास्टोसिस्ट, इसको क्या बोलते हैं सर, मोरूला में तरल पदार्थ का जमाव जिसे ब्लास्टोसिस्ट। आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी ऐसे भर्ती परीक्षा में बना है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है इसमें क्या रहता है, ठीक है, ऑप्शन लिख के आ जाता है तरल पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ, ऐसे करके ऑप्शंस में बनता है। तो क्या रहता है, एक तरल पदार्थ रहता है, ठीक है, तरल पदार्थ का जमाव रहता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नोट, एक चीज आपको नोट ध्यान में क्या रखना है, ये सभी परिवर्तन जो हुए ऊपर आपने देखा, ठीक है, प्रारंभिक दरार, विरंभिक दरार, ब्लास्टोसिस्ट, ये सारे परिवर्तन फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय की ओर बढ़ते युग्मनज से होते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय की ओर बढ़ते युग्मनज में होते हैं, ठीक है, युग्मनज में होते हैं। चलिए सर, गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में, जब गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में क्या क्या चीजें होता है उस चीज को हम देखेंगे। तो गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में मस्तिष्क और जठर ग्रंथियों का बनना प्रारंभ हो जाता है बेबी को, ठीक है सर। ओके सर, जठर देखिए जठर आंतरिक मार्ग भी और हृदय का विकास भी शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, गर्भावस्था के 6 से 7वें सप्ताह में क्या होता है, तो मस्तिष्क के 5 भाग, ठीक है, मस्तिष्क के 5 भाग विकसित हो जाते हैं, ठीक है, और प्रारंभिक तंत्रिकाएं दिखने लगती हैं, भुजा और टांगों की कलिका उभरती हैं, ठीक है, बेबी का, और आंख और कान का विकास शुरू हो जाता है, और हड्डियों के ऊतक भी बनना शुरू हो जाते हैं। रक्त मुख्य वाहिकाओं में बहने लगता है, कितने वीक में, 6 से 7वें सप्ताह में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी चीजें हो जाती हैं बेबी को 6 से 7वें सप्ताह में, 1 2 3 4, ठीक है, और क्या है 5 6 चीजें आपको नोट डाउन करते चलना है। चलिए सर, गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में क्या होता है सर, गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में हाथ पैर क्या होता है सर, हाथ पैर, ठीक है, लंबे होते हैं और उंगलियों का विभेदन शुरू हो जाता है। अच्छा सर, फेफड़े भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं 8th वीक में। आपके डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में निम्नलिखित में से बेबी का कौन सा अंग विकसित होने लगता है। तो आपको ये चीजें देखने आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से प्रश्न बना पाएंगे। अब गर्भावस्था के 9वें सप्ताह में क्या होता है, गर्भावस्था के 9वें सप्ताह में क्या होता है सर, निप्पल और रोमकूप का निर्माण शुरू हो जाता है, और जो एल्बोस होते हैं, पैर की उंगलियां होती हैं, ये दिखने लगती हैं। अच्छा सर, और एक पॉइंट और क्या है, सभी आवश्यक अंग विकसित होने लगते हैं 9वें सप्ताह में। अच्छा सर, और एक पॉइंट है आपको ये भी देखना है कि भ्रूणी झिल्लियां गर्भस्टैन और प्लेसेंटा विकसित हो जाते हैं। जैसे कि भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा सर, बेबी देखिए जब गर्भावस्था 9वें सप्ताह में रहता है तो निम्नलिखित में से बेबी के कौन से अंग विकसित होने के संदर्भ में गलत है। तो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन दे देगा निप्पल रोमकूप का निर्माण शुरू हो जाना, पैरों की उंगलियां का दिखने लगना, सभी आवश्यक अंग विकसित हो जाना, फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो ये सारे पॉइंट याद रहेंगे सर, तो आसानी से आप बना पाएंगे प्रश्न का उत्तर। गर्भावस्था के 10वें सप्ताह से जन्म तक क्या होता है, इसमें फीटल पीरियड कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 10वें सप्ताह को क्या कहते हैं सर, गर्भावस्था के 10वें सप्ताह को क्या कहते हैं, फीटल पीरियड कहते हैं।
अगर आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि फीटल पीरियड गर्भावस्था के किस सप्ताह को कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है सर 10वें सप्ताह को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे गर्भावस्था के 22वें सप्ताह में क्या क्या चीजें होती हैं सर। शरीर पर रोएं, ठीक है, क्या होते हैं सर, शरीर पर रोएं, ठीक है, उभरते हैं, भौं, ठीक है, बौरनियां दिखने लगती हैं, हाथ पैर नाखून दिखने लगते हैं, मांसपेशियां विकसित होती हैं। तो ये सारे 22वें सप्ताह में। हृदय की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनाई देती है। अब देखिए गर्भावस्था के 23 से 35वें सप्ताह में, 23 से 25वें सप्ताह में क्या होता है सर, तो बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो रक्त कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा कि बताइए गर्भावस्था के किस वीक में बेबी का बोन मैरो विकसित होता है, तो आपको बताना है सर कि 23 से 25 सप्ताह में। फेफड़े निचले वायुमार्ग विकसित होते हैं, फेफड़े के निचले वायुमार्ग विकसित हो जाते हैं, ठीक है, और शरीर में वसा संचित होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कब से, 23 से 25 सप्ताह के बीच में। अच्छा सर, गर्भावस्था के 26वें सप्ताह में क्या होता है, 26वें सप्ताह में बताएंगे सर, भौं और बौरनियां पर्याप्त विकसित हो जाता है, आंख पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, हथेली और तलवे की रेखाएं बनने लगती है, ठीक है, अभी तक हमने ये चीज नहीं देखा था, ये भी देख लिया, ठीक है, हथेली और तलवे की रेखाएं बनना किस सप्ताह में शुरू हो जाते हैं, 26वें सप्ताह में। अच्छा सर, फेफड़ों में वायु कोशिकाएं बनने भी लगती हैं, कब से सर, 26वें सप्ताह में। अच्छा सर, गर्भावस्था के 28 से 32वें सप्ताह के बीच क्या होता है सर, मस्तिष्क बहुत तेजी के साथ इसमें विकास करता है, चेहरे के रोए गायब हो जाते हैं, पलकों का खुलना बंद होना शुरू हो जाता है। ये प्रश्न बना भी है, निम्नलिखित में से बताइए किस बेबी की गर्भावस्था के किस सप्ताह में बेबी के पलकों और खुलना बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तो सर ये कब हो जाता है सर, ये 28 से 32वें सप्ताह के बीच में। अच्छा सर, 32 से 36 सप्ताह के बीच क्या क्या होता है सर, शरीर में वसा तेजी से बढ़ती है, देखिए वसा की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, और श्वसन क्रियाएं भी, जैसे श्वसन क्रियाएं होती हैं, लेकिन फेफड़े परिपक्व नहीं होते। अभी देखिए फेफड़े जो है परिपक्व नहीं हुआ है, कितने सप्ताह में, 32 से 36 सप्ताह के बीच में। लेकिन सिर के बाल हैं ये मोटे और खुरदरे हो जाते हैं, ठीक है, नाखून उंगलियों के सिरों से आगे बढ़ते हैं, उंगलियों के सिरों से आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, गर्भावस्था के 36 से 40वें सप्ताह में इसमें क्या होता है सर, आपकी जो बेबी का स्कल रहता है वो मजबूत होता है, ठीक है, और प्रथम प्रसव फर्स्ट डिलीवरी 36वें सप्ताह से शिशु का सिर श्रोणि गुहा, जिसको पेल्विक कैविटी में प्रवेश करता है, और फेफड़े पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि बताइए बेबी का फेफड़ा पूरी तरीके से परिपक्व किस सप्ताह में हो जाता है, ऑप्शन में देख के आएगा 36 से 40 सप्ताह, या फिर 36 ही दे देगा, 37 ही दे देगा, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कि 36 से 40 सप्ताह के बीच में फेफड़े लंग्स पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। नाखून और पैरों की रेखाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं सर, देखिए यहाँ पे फिगर में आप समझना है क्या सर, देखिए फिगर में क्या रहता है, ये ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से आप देखिए ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रोविंग फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ग्रोविंग फॉलिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन से ओवम निकला, ठीक है, ओवम निकला, यहाँ पे देख रहे हैं ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, तो ओवम निकला है, तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रिया है, ठीक है, फिम्ब्रिया क्या करेगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होते ही इस ओवम को, उंगली देख रहे हैं आपके हाथ की उंगली भी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं, तो ये उंगली के सहारे इसको पकड़कर खींचकर फैलोपियन ट्यूब में लाएगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही लेके आएगा वैसे ही स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म आके क्या करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है, निषेचित कर देता है। बाकी आगे का प्रोसेस ये सारा कुछ, फिर 2 सेल विभाजन, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर मोरूला बना, ठीक है, मोरूला के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भाशय की दीवार पे जाके यहाँ पे चिपक गया है। तो ये सारा कुछ है, हम आगे थियरी में पढ़ेंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फिगर आप भी जानते हो, हम पढ़ा भी चुके हैं, जब उसका क्लास करवा रहे थे फील्ड वर्कर का, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 घंटे के बीच में क्या होता है सर, निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, ठीक है, 0 घंटे, ठीक है, 0 आवर्स क्या होता है सर, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। अच्छा सर, 24 घंटे बाद क्या होता है सर, 2 सेल में विभाजन होता है। कैसे याद रहेगा, 24 घंटे में। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं लोग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 24 लिख दिया तो 24 में हम ये लास्ट वाला छोड़कर
टू वाला पकड़ लेंगे तो टू सेल में विभाजित हो रहा है। अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत सही ट्रिक बताए हैं। तो सर इसका बता दीजिए 42 घंटे में हम कैसे याद करेंगे। जैसे ये 42 है, ठीक है, 42 लिखा है तो ये टू छोड़कर हम 4 वाला पकड़ लेंगे तो 4 सेल में इसका विभाजित 4 सेल में विभाजित हो जाता है कोशिकाओं का अगला विभाजन जिसे बोलते हैं। अच्छा सर, 72 घंटे में, अब सर अब बोलोगे कि सर 72 घंटे में, तो 72 घंटे में 12 सेल में विभाजित होता है, ठीक है, 12 सेल में विभाजित हो जाता है, कोशिकाओं की बड़ी संख्या बढ़ती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा सर, 96 में कैसे याद करेंगे कि 96 घंटे में, ठीक है, 96 में 16 कोशिका मोरूला गर्भाशय नली में प्रवेश करता है, ठीक है, 16 कोशिका में विभाजित हो जाता है जिसे मोरूला कहते हैं, ठीक है, और गर्भाशय नली में प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में देखना है क्या, 5वां दिन। आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनाए डायरेक्ट, और बन भी सकता है कि ब्लास्टोसाइट किस दिन में होता है, किस दिन में ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है, तो 5वें दिन में, ठीक है, ध्यान देना है 5वें दिन में। इसमें क्या रहता है, मोरूला, ठीक है, मोरूला तरल से भरकर ब्लास्टोसाइट में बदल जाता है। जो मोरूला रहता है ये तरल से भरकर ब्लास्टोसाइट में बदल जाता है, ठीक है। तो आपके भर्ती परीक्षा में यही पूछेगा कि ब्लास्टोसाइट का निर्माण किस दिन में होता है, तो 5वें दिन में आपको याद रहेगा, ठीक है। 7वां दिन में क्या याद करना है सर, 7वां दिन में ये याद करना है कि ये ब्लास्टोसाइट गर्भाशय की दीवार से जुड़ना शुरू करती है। अच्छा सर, जुड़ना शुरू करती है तो किस दिन ये पूर्ण रूप से जुड़ जाता है सर, जिसको आप प्रत्यारोपण बोलते हैं, जिसको आप इम्प्लांट बोलते हैं, तो यही 11वें दिन में। यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसाइट पूरी तरह से गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाता है कैसे दिन में सर, 11वें दिन में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि इम्प्लांट किस दिन होता है, तो 11वें दिन में। चलिए अब 12वें दिन में क्या देखना है सर, प्राथमिक विल्ली का निर्माण होता है, भ्रूण झिल्लियों का निर्माण शुरू हो जाता है, प्राइमरी विल्ली का निर्माण 12वें दिन होता है। अच्छा सर, चलिए 16वां दिन सर क्या होता है, 16वें दिन में क्या होता है सर, द्वितीयक सेकेंडरी विल्ली का निर्माण होता है, विकास के अगले चरण में प्रवेश होता है। अच्छा सर, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 21 से 22वें दिन क्या होता है सर, 21 से 22वें दिन भ्रूण हृदय और परिसंचरण, ठीक है, हृदय धड़कना शुरू करता है, ठीक है, 21 से 22वें दिन में। अच्छा सर, चलिए सर 21 से 40वें दिन के बीच में क्या होता है सर, 21 से 40वें के दिन क्या होता है सर, कोरियोन फ्रोंडोसस, कोरियोन फ्रोंडोसस, कोरियोन फ्रोंडोसम, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा का विकास। 21 से 40वें दिन में प्लेसेंटा का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 45 से 50 दिन में क्या होता है सर, जर्म लेयर, ठीक है, भ्रूण के प्राथमिक बीजपत्र बनते हैं, ठीक है। चलिए सर 71, अब देखिए 71 से 267 दिन के बीच में क्या होता है सर, यहाँ पे प्राइमरी स्टेम जर्म लेयर, भ्रूण और अंगों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए सर हम अब एक एक चीज़ देखेंगे सर, क्या देखेंगे सर, फेटल सैक क्या होता है, गर्भस्थ कोष क्या होता है, गर्भस्थ कोष झिल्लियों से बना होता है, आपको ध्यान में रखना है, फेटल सैक किससे बना होता है, झिल्लियों से बना होता है, ठीक है। एक एमसीक्यू आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। अब दूसरा ये देखना है कि बाहरी झिल्ली, इसे कोरियोन कहते हैं, तो जो बाहरी झिल्ली रहती है गर्भस्थ कोष की, जिसको आप आउट मेम्ब्रेन, ठीक है, आउट मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं, कोरियोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, यह गर्भाशय की दीवार से चिपकी होती है, प्लेसेंटा का आधार बनाती है, तो कौन प्लेसेंटा का आधार बनाता है सर, यही कोरियोन, ठीक है, कोरियोन प्लेसेंटा का आधार बनाती है। चलिए सर अब देखिए इनर मेम्ब्रेन, इसका कार्य क्या है सर, इसका कार्य क्या है, इसे आप एमनियॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एमनियॉन भी कहते हैं, इसे एमनियोटिक द्रव भरा। चलिए अंदरूनी झिल्ली हमको देखना है, अंदरूनी झिल्ली जिसको आप एमनियॉन भी कहते हैं। एक चीज़ क्या रहता है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमनियोटिक द्रव भरा रहता है इसी अंदरूनी झिल्ली एमनियॉन में, ठीक है। चलिए सर, हाँ ये क्लियर हो गया। सर एक चीज़ और बताइए कि यह भ्रूण के चारों ओर से ढकती है और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सर, या तो आप एमनियोटिक द्रव बोल सकते हो, या फिर एमनियॉन मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या फिर इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, यह भ्रूण के चारों ओर ढकती है और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, तीनों एक ही चीज़ है, या तो फिर इनर मेम्ब्रेन बोलिए, या फिर एमनियॉन बोलिए, या फिर एमनियोटिक द्रव बोलिए सर। चलिए एमनियोटिक द्रव, अब हम इसके बारे में देखेंगे, यहाँ से भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे अच्छे लेवल के भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जैसे रेलवे स्टाफ नर्स का हम देख रहे थे, ठीक है, कई
हमको तो कई प्रश्न यहीं से डायरेक्टली बना था, ठीक है, कि एमनियोटिक द्रव से ही प्रश्न बना था। तो इसका कलर क्या होता है आपको ध्यान में देखना है। क्या सर? इसका कलर हल्का पीला और स्वच्छ द्रव होता है। और ये क्या करता है सर? ये भ्रूण के चारों ओर से घेरे रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है सर? एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है सर? इसका कार्य है कि ये भ्रूण की गति में मदद करता है। क्या करता है सर? भ्रूण की गति। देखिए DSSB में भी ऐसे प्रश्न बना था। DSSB एएनएम का प्रीवियस ईयर पेपर अभी आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि कोई करवाया ही नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक प्रश्न करवाने का, ठीक है। जैसे अभी MCQ का वाला मैंने करवाया है आपको, ठीक है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला करवाया हूँ, तो वहाँ पे मैंने भारत के जितने भी राज्य में एएनएम का पेपर हुआ है सबका MCQ मैंने करवा दिया था, दिखा भी दिया था। तो ऐसे हर एक चैप्टर का मैं ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत विभाग में भर्ती आती हैं, आपको पता ही नहीं है। केरला में हर एक साल भर्ती आती है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग केरल में हर एक साल भर्ती आती है, ठीक है। ऐसे कई विभाग हैं, ठीक है, कि जो हर साल एएनएम की भर्तियाँ निकालते हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी तक नहीं रहती है, ठीक है। चलिए, आप लोगों का काम क्या है? बस आप लोग क्या करते हो, देखते हो कि यहाँ भर्ती आ रही है, अपना रजिस्ट्रेशन ही ट्रांसफ़र करवा लेते हो। जैसे बिहार में भी आपने किसी ने बता दिया बिहार में 25,000 भर्ती आ रही है, और आपने क्या काम किया? रजिस्ट्रेशन ही ट्रांसफ़र करवा लिया। अब पता चला कि बिहार में भर्ती नहीं आई, आ गई यूपी में, तो आप फिर गए, फिर आपको नुकसान होना है, ठीक है। चलिए, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है सर? ये भ्रूण की गति में मदद करता है, जिससे हड्डियों का विकास होता है। किसका कार्य हम देख रहे हैं? एमनियोटिक द्रव का, ठीक है। यह भ्रूण की गति में मदद करता है, जिससे हड्डियों का विकास होता है। फेफड़ों के समुचित विकास में सहायक होता है। भ्रूण के आसपास तापमान को स्थिर बनाए रखता है। तो ये सारे कार्य हैं। पूछ लेगा निम्नलिखित में से बताइए एमनियोटिक द्रव का कार्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य नहीं है। तो आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, तो आप आसानी से बना पाएंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं सर? 1 2 3। ये भ्रूण की गति में मदद करता है सर, जिससे हड्डियों का विकास होता है। फेफड़ों को समुचित विकास में सहायक होता है। अब भ्रूण के आसपास तापमान को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। टेम्परेचर को बनाए रखता है आसपास के। अच्छा सर, 2-3 पॉइंट हैं हम और इम्यूनिटिक द्रव के बारे में देखेंगे सर, कि 12 सप्ताह में कितनी इसकी मात्रा होती है? 50 ml। अच्छा सर, 20 सप्ताह में कितना हो जाता है? 400 ml। कभी होता है कि डिलीवरी के टाइम बहुत सी महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को इस चीज़ की कमी हो जाती है, इम्यूनिटिक द्रव की कमी हो जाती है, तो फिर उनको डिलीवरी में दिक्कतें हो जाती हैं। तो 36 से 38 सप्ताह में 400 से 800 ml के बीच हो जाता है। अच्छा सर, एमनियोटिक द्रव का असमान स्तर, तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ से प्रश्न पूछा है। यहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न डायरेक्टली बना है। आपको ध्यान में रखना है पॉलीहाइड्रा और ओलिगोहाइड्रा, ठीक है। पॉलीहाइड्रा और ओलिगोहाइड्रा आपको ध्यान में रखना है। 1500 ml से अधिक रहेगा तो पॉलीहाइड्रा, और 300 ml से कम रहेगा तो ओलिगोहाइड्रा, ठीक है। संरचना क्या देखना है सर? एमनियोटिक द्रव का हम देखेंगे कंपोजिशन। क्या सर? 99% पानी और 1% ठोस पदार्थ रहता है। अच्छा सर, जो चीज़ें रहती हैं, क्या क्या रहती हैं सर? क्या क्या रहती हैं सर? हाँ सर, क्या क्या रहती हैं? प्रोटीन रहता है, ग्लूकोज रहता है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, क्रिएटिनिन, वसा, हार्मोन, खनिज लवण आदि। अच्छा सर, संकट की स्थिति में द्रव में जो मेकोनियम होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संकट की स्थिति के द्रव बोलते हैं, ठीक है। संकट स्थिति में द्रव मेकोनियम हो सकता है, जो इसे हरा बना देता है। तो किसके कारण हरा बनाता है? यहाँ से भी प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आया है, तो मेकोनियम के कारण यह हरा बन जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अच्छा सर, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एमनियोटिक द्रव सूचांक AFI, जिसका समान 5 से 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ध्यान देना है, 25 सेंटीमीटर से अधिक होने पर क्या बोलेंगे? न्यून उलियता, ठीक है, जिसको मैं ऊपर आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर से कम होने पर अति उलियता बोलते हैं, ठीक है। सर, अब मेनली टॉपिक आपका प्लेसेंटा है सर, तो प्लेसेंटा के बारे में हम देख लेंगे। प्लेसेंटा क्या है सर? यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, क्या है सर? यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और निषेचित अंडाणु से बनता है। किससे बनता है सर? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम और निषेचित अंडाणु से बनता है। क्या बनता है सर? प्लेसेंटा बनता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है सर? ये भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है सर? प्लेसेंटा। किसको पहुंचाता है सर? भ्रूण को। क्या पहुंचाता है सर? पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है सर? प्लेसेंटा। किसको सर? भ्रूण को। क्या पहुंचाता है सर? पोषक तत्व और ऑक्सीजन। कैसे याद करने का तरीका है? ऐसे ही याद किया करिए। भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है।
कौन, प्लेसेंटा, किसको, भ्रूण को, क्या, पोषक तत्व और ऑक्सीजन। ठीक, फिर से भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है कौन, प्लेसेंटा, किसको, भ्रूण को, क्या, पोषक तत्व और ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए विशेषताएं देख लीजिए। निर्माण 8 से 10 दिन बाद शुरू होकर 3 महीनों में पूरा होता है। ठीक है, कितने महीनों में पूरा हो जाता है सर, 3 महीनों में। क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है सर। चलिए सर, नाभिनाल, ठीक, नाभिनाल के बारे में देखना है सर। ठीक है, नाभिनाल प्लेसेंटा से भ्रूण तक जुड़ी होती है। ठीक है, किससे जुड़ी रहती है, प्लेसेंटा से भ्रूण तक जुड़ी रहती है। आकार क्या रहता है सर, गोल चकती के समान, बीच में मोटी और किनारों पर पतली होती है नाभिनाल का आकार। स्ट्रक्चर देखेंगे सर, इसमें क्या रहता है सर, कोरियोनिक विली रहती है। क्या रहता है सर, कोरियोनिक विली। ठीक है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ी रहती है। गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से क्या जुड़ा रहता है सर, कोरियोनिक विली। ठीक है, स्थान क्या है सर, गर्भाशय के ऊपरी दीवार पर स्थापित रहता है। चलिए सर, नेक्स्ट देखेंगे, प्लेसेंटा का कार्य इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनेगा। तो पहला कार्य क्या है सर, पहला कार्य यह है कि यह जो है HCG, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, कौन, प्लेसेंटा, क्या करता है सर, HCG, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन गर्भाशय की को सक्रिय और क्रियाशील बनाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय को सक्रिय और क्रियाशील बनाता है। याद रहेगा सर, बिल्कुल सर याद रहेगा। पोषक तत्व और गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है सर, किसका, प्लेसेंटा का। दूसरा कार्य क्या है सर, पोषक तत्वों का, गैसों का आदान प्रदान। हमने पहला कार्य क्या देखा, हार्मोन का देखा। ठीक है, हार्मोन का निर्माण। प्लेसेंटा कार्य का हार्मोन का कार्य देखा। ठीक, दूसरा कार्य देख रहे हैं, पोषक तत्वों और गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन और पानी जैसे आवश्यक तत्व मां से भ्रूण तक पहुंचाता है। क्या करता है सर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, पानी जैसे आवश्यक तत्व मां से भ्रूण तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है सर, प्लेसेंटा। किसका कार्य है सर, प्लेसेंटा का। चलिए याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। भ्रूण के अवशिष्ट पदार्थों के मां के रक्त में स्थानांतरित करता है। क्या, और क्या करता है सर, जो भ्रूण के अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं ये मां के ब्लड में सीधा स्थानांतरित कर देता है। ओके सर, चलिए सर, और क्या कार्य है, तीसरा पॉइंट सर, प्लेसेंटा का और क्या कार्य है सर, और कार्य है कि यह संक्रमण से भी सुरक्षा करता है। मां और भ्रूण को संक्रमण से बचाने के लिए एक प्रतिरक्षी अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, क्या, प्लेसेंटा। चलिए, भ्रूण को नष्ट होने से बचाने में भी मदद करता है। कौन, प्लेसेंटा। चलिए, गर्भकालीन समर्थन भी देता है सर। क्या देता है सर, गर्भकालीन समर्थन देता है। प्लेसेंटा के 4 काम हमने देख लिया। ठीक है, 4 काम देख लिया। गर्भकालीन समर्थन में क्या है सर, यह भ्रूण के परिपक्व होने तक हार्मोन निर्माण प्रक्रिया को बनाए रखता है, गर्भाशय की दीवार को मुलायम और क्रियाशील बनाता है। ठीक है सर, याद रहेगा। हाँ, फिगर देख लेना, प्लेसेंटा का संरचनात्मक विवरण इधर हम थियरी ही लिख दिए हैं, बाकी आप फिगर देख लेना, फिगर हम नहीं लिए हैं। ठीक है, आप अपने बुक से उठाना और ये थियरी देखना, फिगर को समझ लेना कि यहाँ पे सर ने क्या क्या बताया था। कोरियन क्या है, ठीक है, गर्भाशय की दीवार से चिपका बाहरी आवरण है। ठीक है, आपके आपके आप फिगर जो देखने जाओगे तो वहाँ आपको ये चीज़ दिखाई देगा, तो देख लेना कि गर्भाशय की दीवार से चिपका बाहरी आवरण। फिर ये चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, जो भ्रूण के रक्त की आपूर्ति करता है नाल के माध्यम से, और आपको ये कोरियोनिक विली भी हम बता ही चुके हैं। ये कहाँ पे है, इसका कार्य क्या है, भ्रूण और माँ के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। ठीक है, और हम ये आप भी आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, मैटरनल ब्लड पूल, ये माँ के रक्त की पुल भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। फिगर में आप देखेंगे तब यहाँ पे हम डायरेक्टली कार्य ही बता दिए हैं। प्लेसेंटा की असमानताएं हैं, कुछ अब नॉर्मेलिटीज़ हैं किसका, प्लेसेंटा को। तो प्लेसेंटा पहला क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या सब देखेंगे, प्लेसेंटा सक्स नैथुरिएटा। इसमें मुख्य प्लेसेंटा से जुड़े सहायक लोब होते हैं। क्या होते हैं, सहायक लोब होते हैं। और प्रसव के दौरान, ठीक है, प्रसव के दौरान सहायक लोब गर्भाशय में रुक जाता है, जिससे जटिलताएं हो सकती हैं। अच्छा सर, ये एक असमानताएं हो गई। दूसरा असमानताएं क्या है सर, दूसरा असमानताएं क्या है सर, दूसरा असमानताएं हैं कि सर प्लेसेंटा, जिसको आप सरकम वालेटा के नाम से जानते हैं, क्या, सरकम, प्लेसेंटा सरकम वालेटा। ठीक है, सरकम वालेटा, यह कप के आकार का होता है। किसके आकार का होता है सर, कप के आकार का होता है। इसके किनारे मोटे, सफ़ेद और उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, प्लेसेंटा का चित्रात्मक विवरण आप देख लेना। ठीक है, बुक में देख लेना है।
बहुत सारी बुकें हैं, जो भी बुकें हैं उठा के देख लेना, वहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं उसकी हम यहाँ पे कार्यविधि, भ्रूण के विकास के लिए स्थान क्या क्या कार्य हैं, भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम ये गर्भाशय की परतें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखना है क्या, ठीक है। विली के बारे में, कोरियोनिक विली ये पोषक तत्वों का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। ये कार्य मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि भर्ती परीक्षा में ऐसे ही पूछ लेगा, निम्नलिखित में बताइए क्या गलत है, तो आपको ये दे देगा और उसके कार्य दे देगा, तो आपको ये सारे कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम भ्रूण संचलन, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे चूड़ लिखा है, यहाँ पे भ्रूण होना चाहिए, ठीक है। भ्रूण संचलन, चलिए गर्भ के दौरान, इंग्लिश में सही है, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है फीटल सर्कुलेशन। देखिए गर्भ के दौरान भ्रूण का संचलन प्रणाली पूरी तरह से अलग होती है क्योंकि भ्रूण को सीधे सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। भ्रूण का रक्त संचार मां से ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करता है और अपशिष्ट उत्पादों को वापस भेजता है। भ्रूण को रक्त में, ठीक है, भ्रूण को रक्त में आवश्यक तत्व जैसे ऑक्सीजन, विटामिन और अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं जो मम्मी के रक्त से आते हैं, मतलब माँ के रक्त से आते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अच्छा सर, और क्या देखेंगे इसमें हम, इसमें क्या देखेंगे सर, इसमें देखेंगे हम कि राइट वेंट्रिकल। अच्छा सर, राइट वेंट्रिकल क्या है, ये रक्त को पल्मोनरी आर्टरी से भेजता है जिससे अधिकांश रक्त पल्मोनरी सर्किट को छोड़कर सीधे दाहिनी वर्टिकल में दाहिनी धमनियों की ओर जाता है। अच्छा सर, डक्ट आर्टरीज, ठीक है, डक्ट आर्टरीज इसका कार्य क्या है सर, ये क्या करता है सर, ये श्वसन प्रणाली के स्थान पर रक्त को भेजने के बजाय दाहिनी धमनियों में सीधे फोरा में जाता है, सीधे फोरा में जाता है। अच्छा सर, और क्या देखेंगे सर, हम और देखेंगे सर इन्फीरियर, ठीक है, वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, यह क्या करता है सर, यह शरीर के निचले हिस्से से रक्त को वापस ले आता है और उसे दाहिनी आर्टरी में भेजता है। अच्छा सर, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे सर, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फोरामेन वाले हैं, ठीक है, फोरामेन वाले हैं, यह एक छोटा सा छेद है जो भ्रूण के दिल के दोनों आर्टरियम के बीच में होता है और रक्त को एक आर्टरियम से दूसरे में भेजता है, ठीक है, फोरामेन हवाले। अच्छा सर, लेफ्ट, अब देखिए हम देखेंगे लेफ्ट वर्टिकल, इसका कार्य क्या है सर, लेफ्ट वेंट्रिकल सर ये रक्त को शरीर के अन्य हिस्सों में भेजने के लिए रक्त को बड़ी धमनियों में भेजता है। बड़ी धमनियों में रक्त को कौन भेजता है सर, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, याद रहेगा सर। अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभिनाल की धमनियाँ ये क्या करते हैं सर, ये नाभिनाल से रक्त को लेकर भ्रूण से प्लेसेंटा तक भेजती हैं। भ्रूण से प्लेसेंटा तक कौन भेजता है सर, अम्बिलिकल आर्टिकल, ठीक है, नाभिनाल धमनियाँ, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा, ठीक है। चलिए सर, जन्म के बाद होने वाले परिवर्तन कुछ हैं, क्या परिवर्तन है सर, पहला कि जन्म के बाद भ्रूण का रक्त संचलन पूरी तरह से बदल जाता है क्योंकि अब बच्चे के सांस लेने और शरीर को अपने तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अच्छा सर, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या सर, कि जो फोरामेन ओवाले हैं ये बंद हो जाता है कब, जन्म के समय, जिसको आप फोसा ओवाले बन जाता है, बंद होने के बाद क्या बन जाता है, फोसा ओवाले बन जाता है, याद रहेगा। जो नाभिनाल शिरा है, ठीक है, अम्बिलिकल वेन है, ये क्या हो जाता है, ये बंद होकर क्या बन जाता है सर, ये लिगामेंट टेरेस बन जाता है, लिगामेंट टेरेस बन जाता है, ठीक है, लिगामेंट टेरेस में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए सर, वे जो डक्ट वेनोसस है ये बंद होकर क्या बनता है सर, यह लिगामेंट वेनोसुम बनाता है, क्या बनाता है, लिगामेंट वेनोसुम बनाता है, लिगामेंट वेनोसुम बनाता है, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। अच्छा सर, और भी चीज़ें हैं क्या सर, डक्ट आर्टरी रहती हैं सर, ये बंद होकर क्या बनाते हैं सर, ये लिगामेंट आर्टीरियोसुम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लिगामेंट आर्टीरियोसुम बनाते हैं। चलिए सर, याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। अब देखिए नाभिनाल धमनियाँ ये बंद होकर क्या बनाती हैं सर, ये बंद होकर क्या बनाती हैं, ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बनाती हैं, ठीक है। चलिए सर, नाभिनाल की असमानताएं कुछ हैं, क्या असमानताएं हैं सर, नाभिनाल गर्भ में विकसित भ्रूण को मां से जोड़ता है और यह गर्भाशय से प्लेसेंटा तक जाती है। इसमें एक नाभिनाल शिरा और दो नाभिनाल धमनियां होती हैं। क्या क्या रहता है सर, एक नाभिनाल शिरा और दो नाभिनाल धमनियां होती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। नाभिनाल, देखिए नाभिनाल द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आदान प्रदान होता है, इससे रक्त भी भ्रूण तक पहुंचता है। ये लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। अब देखिए
वार्टन जेली या फिर वार्टन जेल से घिरी रहती है। ठीक है, याद आपको रखना है नाभिनाल। ठीक है, नाभिनाल को संरक्षित करता है, जो नाभिनाल को संरक्षित करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। नाभिनाल के विभिन्न प्रकार, अब कौन कौन से प्रकार हैं तो आपको यहाँ पे देख लेना है। सिंगल नाभिनाल, ठीक है, सिंगल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सिंगल, ठीक है, सिंगल नाभिनाल धमनी। ठीक है, उसके बाद जब नाभिनाल गर्भाशय से बाहर निकलकर गर्भाशय गिरिवा तक पहुँच जाता है तब अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलोफेज बनाता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। नाभिनाल की अन्य स्थितियाँ ये भी आप देख लेना। ठीक है, बस खत्म हो गया। तो देखो हम बोले थे ना आपको बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, अगर हम MCQ करवाते तो थोड़ा लंबा जाता, 1.5 घंटा का वीडियो होता, लेकिन जो MCQ बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। हम आपको बता भी दिए कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर क्या क्या है सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप देख लेना कि बंद होने पे कौन सा क्या बनाता है। ठीक है, प्रसव के बाद तो ये आपको सारा 1 2, ठीक है, जो दिया है सर ये 3 4, ठीक है, 5 दिया है ना, तो ये पाँचों आपको याद रखना है ये। ठीक है, और ये चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला प्रसव के बाद बंद होने पे क्या बनता है। ठीक है, ये, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बंद होकर क्या बनाते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद सर क्या इम्पोर्टेंट है सर, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है सर, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इनका कार्य आप देख लेना कौन सा क्या कार्य करता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारे कार्य, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होता है, गर्भाशय की परतें होती हैं। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब हम मिडवाइफरी का डिटेल में अपना चैप्टर आएगा तो वहाँ पे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये एमनियोटिक द्रव जो हम बताए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। कहाँ गया, ठीक है, ये प्लेसेंटा का कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है प्लेसेंटा। चाहे वो कार्य की बात हो, निर्माण की बात हो, चाहे जो भी हो, नाभिनाल प्लेसेंटा का कार्य यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये कार्य। ठीक है, जैसे कि पहला हार्मोन का निर्माण। अब कौन कौन से हार्मोन, तो ये सारे हार्मोन का नाम याद रहना चाहिए। अब पोषक तत्वों का, ठीक है, पोषक तत्व और गैसों का आदान प्रदान, कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनका नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से क्या चीज़ें हैं। और ये देखिए संक्रमण सुरक्षा कैसे करता है ये भी याद करना है आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्भकालीन समर्थन भी देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कैसे गर्भकालीन समर्थन देता है प्लेसेंटा। चलिए सर, और यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है सर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमनियोटिक द्रव। ठीक है, एमनियोटिक द्रव, ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रखना है। द्रव की मात्रा, ठीक है, ये मात्रा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 12 सप्ताह में 50 ml, 20 सप्ताह में 400 ml, 36 से 38 सप्ताह में 400-800 ml होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कार्य भी आपको ध्यान में रखना है। किसका सर, एमनियोटिक द्रव का कार्य भी है। ठीक है, इसका कलर क्या रहता है, कलर ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या करता है, ये ब्रू के चारों ओर घेरी रहता है। कार्य क्या है सर, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद करके रखना है। ठीक है सर, और ये सारे चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही ना, जो हमने आपको करवाया। ये अभी 7वें दिन पे क्या होता है, 11वें दिन पे क्या होता है, तो ये सारे कुछ, बाकी सब कुछ पूरा पूरा इम्पॉर्टेंट है यार, सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप सबको पढ़ लेना, ज़्यादा लंबा है नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और PDF के लिए भैया ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन होना। PDF आप नंबर पे हमारे मैसेज करना। फ़ी नहीं दिए हैं 200 रुपये, तो 200 रुपये फ़ी देकर सारे के सारा PDF ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। क्या रहता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं और करने की प्रयास भी करते हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम आपके 25 से 30 अप्रैल में हो जाने वाले तय हैं। बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं यार। ठीक है, डेट बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा 25 से 30 में बोल रहा हूँ ना। अब 4 मई 5 मई को हो जाएगा, तो ये मत बोलना कि सर आप तो 25 से 30 अप्रैल को बोले थे 4 मई। तो यार कुछ चीज़ें हैं, छुट्टियाँ होती हैं, और मैं भी एग्जैक्ट डेट वही बता दूंगा तो फिर आयोग का क्या काम रहेगा। तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताते हैं। तो आगे पीछे जैसे भर्ती बताए थे 10 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को आई। क्यों, क्योंकि दशहरा की छुट्टी था 4-5 दिन बाद। तो ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। 10 दिन तक आप मान सकते हो कि पीछे आ गई, लेकिन पेपर तो आपको अप्रैल में ही 25 से 30 अप्रैल
आपको ही मान के चलना है। एटलीस्ट मई के फर्स्ट वीक तक हो जाना तय है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें कुछ समझ गए होंगे, तो तैयारी अभी से करिए, ठीक है। ठंड का महीना है, आराम से रजाई के अंदर भी पढ़ सकते हो, मोबाइल से PDF भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यही जनवरी गई, फरवरी जाते टाइम नहीं लगेगा। फरवरी बहुत छोटा होता है, सभी को पता है। और अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में मार्च आ जाएगा, मार्च में छुट्टी, आप होली में व्यस्त हो जाएंगे, और भी आप शादी विवाह रहेंगे तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं जो टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो अभी से पढ़ना है। यही महीना जनवरी तो ख़त्म हो गई यार। आज 6 तारीख 7 तारीख, ज़्यादा दिन है नहीं, ये भी सोने जागने खाने पीने में निकल जाएगा, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। तो अब पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।